हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सचिन संदेल एंड वेलकम टू माय चैनल कैनरा ट्रू नॉर्थ। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मुझे काफ़ी मैसेजेस भी आ रहे थे और कमेंट्स आ रहे थे कि आप काफ़ी चीज़ें बता तो रहे हैं कि कनाडा आके क्या करें या उससे पहले क्या करें, लेकिन कनाडा आना कैसे है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है जिसको एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम हम कहते हैं, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे फेडरल स्किल्ड वर्कर के अंडर आप यहाँ पे आ सकते हैं। पहले मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि काफ़ी सारे और ऑप्शंस भी हैं जिसमें फेडरल स्किल ट्रेड है या फिर एक्सपीरियंस क्लास है। उसके बारे में आज बात नहीं करेंगे। आज सिर्फ हम बात करेंगे कि फेडरल स्किल्ड वर्कर के अंडर आप कैसे यहाँ पे आ सकते हैं और कौन सी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर कौन से टेस्ट हैं जो आपको क्लियर करने चाहिए ताकि आपके पास जो है बहुत जल्दी इन्विटेशन टू अप्लाई आ जाए। इस वीडियो में मैं आपको एंड में ये सब कुछ बताऊंगा कि किस तरह की अगर आपकी प्रोफाइल है, अगर आपका कोई सिबलिंग यहाँ पे रहता है या आपके पास जॉब लेटर है तो आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे, और एट द एंड वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। एक्सप्रेस एंट्री में जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो आपकी प्रोफाइल चेक करना होता है कि आप कंपैटिबल हैं एक्सप्रेस एंट्री के लिए कि नहीं। तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टूल है, कम टू कनाडा टूल। उसमें आप अपनी प्रोफाइल के हिसाब से अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एज हो गया, आपकी एजुकेशन कितनी है, आप मैरिड हैं कि नहीं, और आपने इंग्लिश का जो एग्ज़ाम दिया है, आइल्स दिया है या फ्रेंच का एग्ज़ाम दिया है, उसमें आपका कितना स्कोर है। उस बेस पे आपकी प्रोफाइल इवेलुएट होती है और पता लगता है कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ कंप्यूटर पे कि कैसे उस टूल को यूज़ कर सकते हैं, और एक डिस्क्रिप्शन में भी उसका मैं लिंक डाल दूँगा। तो एक बार वो देखते हैं कि किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक हमारा कम टू कनाडा टूल है जिसमें अगर आप प्लान कर रहे हैं कनाडा आने के लिए तो आप इस पे आ सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो इसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। जैसे मैंने बताया कि अलग अलग प्रोफाइल्स में अलग अलग फैक्टर्स हैं जो मैटर करते हैं, जैसे एज हो गया या फिर लैंग्वेज की आपकी एबिलिटी कैसी है, एजुकेशन कैसी है, वर्क एक्सपीरियंस कितना है आपको, या फिर आपके पास कोई ऑफ़र लेटर है। तो उसके बेस पे इसमें बताया जाता है कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हम अभी इसको चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करते हैं। तो उसके बाद हमें पहले सिलेक्ट करना होता है, अगर आपके पास कुछ प्लान्ड है कि किस प्रोविंस में आप आने वाले हैं तो हम किसी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप किसी भी प्रोविंस को। जैसे मैं ओंटारियो अगर सिलेक्ट करता हूँ, फिर नेक्स्ट पे जाके इसमें ये पूछा जाता है कि आपने कोई अपना इंग्लिश का या फ्रेंच का एग्ज़ाम दिया है। सो हम यहाँ पे आईएलटीएस सिलेक्ट कर लेते हैं जो सबसे कॉमन एग्ज़ाम है। अगर आपने कोई और किया तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर आपको टेस्ट कब लिया है तो आप अपनी डेट डाल देंगे कि कब आपने टेस्ट लिया था। तो 2 साल तक वैलिड होता है टेस्ट, तो वो आप डेट डाल सकते हैं। उसके बाद आपका कितना स्कोर आया था, तो मिनिमम 777 चाहिए होता है जिससे आपका स्कोर अच्छा बनता है। अगर उससे आपका सिर्फ आधा पॉइंट भी कम है तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसमें लिसनिंग में हमें 8 चाहिए होते हैं, तो बाकी 777 चाहिए होता है, तो वो हम डाल देंगे। देन नेक्स्ट, और उसके बाद डू यू हैव अदर लैंग्वेज रिजल्ट्स। तो अगर आपने कर रखा है कोई भी और इनमें से टेस्ट दिया है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप नन भी कर सकते हैं। इन द लास्ट 3 years हाउ मेनी ईयर्स ऑफ स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस डू यू हैव इन कैनेडा। तो ये कैनेडा के बारे में पूछ रहे हैं। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो रहने भी दे सकते हैं। अगर आपके पास है कनाडा का कोई एक्सपीरियंस तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, अगर जितना भी है, नहीं तो मैंने नन डाला है। और उसके बाद इसमें भी अगर आपके पास जिस चीज़ का एक्सपीरियंस है वो लेवल डाल सकते हैं आप, लेवल A, B, 0, या फिर नहीं है तो नन ऑफ द अबव पे क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद ओवरऑल वर्क एक्सपीरियंस कितना है आपके पास, स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस पिछले 10 साल में। तो जो एक पॉइंट्स हैं वो 3 साल से ऊपर अगर हों तो आपके मैक्सिमम पॉइंट्स होते हैं, तो हम वो डाल देंगे इसमें। और किस नौ कोड के अंदर आपका फॉल करता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे आप डाल देंगे कितना आपके पास एक्सपीरियंस है। डू यू हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर द कैनेडियन प्रोविंस और टेरिटरी इन योर स्किल्स ट्रेड। अगर आपके पास है तो येस डालें, वरना नो डाल दें इसमें। हाउ मच मनी आर यू ब्रिंगिंग टू कैनेडा। तो इसमें मिनिमम अगर एक पर्सन भी आ रहा है तो 12,960 आपको मिनिमम चाहिए होते हैं, उससे नीचे आप शो नहीं कर सकते। तो ये मिनिमम ये होगा। और बाकी आप अपने
चेक कर सकते हैं, मैं एक बार टेबल जो डालूंगा उसमें चेक कर सकते हैं कि एक से ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो कितना आप शो करें उसमें। तो यहाँ पे आई वुड पुट इन 1। डू यू हैव अ वैलिड जॉब ऑफर इन कैनेडा? करंटली नो। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, जो अपनी डेट ऑफ बर्थ है आप वो डाल सकते हैं, मैं एक रैंडम डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। उसके बाद व्हाट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन दैट यू हैव अर्न्ड इन कैनेडियन डिग्री डिप्लोमा? तो आपने जो ECA कराया होगा, एवेल्युएशन कराई होगी, उस हिसाब से आप बता सकते हैं। मास्टर्स हो सकती है या PhD हो सकती है, जो भी आपको ECA में आता है। अभी तो टेंटेटिव डाल सकते हैं, आपकी टेंटेटिव कितना आपको लग रहा है कि मास्टर्स आएगी। ज़्यादातर ये होता है कि अगर आपने मास्टर्स कर रखी है लेकिन इंडिया में IIM या IIT से नहीं की होती तो वो डुअल डिग्री के अंडर आ जाता है। और उसमें I have studied full time in Canada for 2 years or more, ये नहीं है। I have at least 2 years of work ex in Canada, ये भी नहीं है। I have a relative in Canada who is 18 years or older, ये भी नहीं है। तो यहाँ none of the above आ जाएगा। And what's your marital status? जो भी marital status है आपका, आप वो डाल सकते हैं। So इसके हिसाब से ये पूरा एक्सप्रेस एंट्री का इन्होंने डिसीजन दे दिया और एक रेफरेंस कोड हमें दे दिया। रेफरेंस कोड आप कॉपी कर सकते हैं और पूरे स्टेप वाइज इसमें बता दिया आपने कि रेफरेंस कोड आप लिख लें और कब आपका ये एक्सपायर होगा, और इस पेज को आप प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद आप रजिस्टर कर सकते हैं। सो अभी आई एम एलिजिबल फॉर इट, दैट्स द रीज़न मुझे ये पूरे स्टेप इन्होंने दिखा दिए। और अगर एलिजिबल नहीं हो तो वो शो कर देते हैं कि यू आर नॉट एलिजिबल, तो उस हिसाब से आप जो है नेक्स्ट डिसीजन ले सकते हैं। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके थ्रू आप एक्सप्रेस एंट्री में अपनी फाइल इजीली लगा सकते हैं, वो है जॉब ऑफर। अगर आपके पास कनाडा में कोई जॉब ऑफर है तो काफ़ी पॉइंट्स आपको इस चीज़ में मिल जाते हैं, लेकिन जॉब ऑफर की कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि आपको सिर्फ एक एम्प्लॉयर की तरफ से वो जॉब ऑफर हुआ हो, और उसके बाद 1 साल का कॉन्टीन्यूस आपको काम का वो जॉब ऑफर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्चुअल हो या फिर वो सीजनल वर्क हो। जो जॉब ऑफर है वो नॉक कोड 0A या B में होना चाहिए। 0 का मतलब है कि मैनेजरियल रोल है, A का मतलब है कि कोई प्रोफेशनल रोल है, और B का मतलब है कि कोई टेक्निकल रोल है। अगर इन तीनों में आता है तभी वो जॉब लेटर जो है वो मान्य होता है। तो ये 3 कंडीशन अगर फुलफिल कर पाते हैं तो आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं अपनी एक्सप्रेस एंट्री की फाइल में। तो सबसे पहले जो आपको टेस्ट देना पड़ता है वो आपका इंग्लिश लेवल का प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। जो सबसे कॉमन है वो है IELTS, या फिर लोग सेल्फ वगैरह भी देते हैं, लेकिन मैंने IELTS का एग्ज़ाम दिया था। तो उसमें आपको 4 बेस पे जज किया जाता है, आपकी स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो मिनिमम जो स्कोर उसमें चाहिए होता है 777-8 चाहिए होता है, जिसमें 8 बैंड्स आपको लिसनिंग में चाहिए होते हैं। अगर उससे आपका आधा पॉइंट भी किसी में भी कम है तो वो एक ड्रास्टिक आपका ड्रॉप हो जाता है जो स्कोर CRS का स्कोर होता है। जो IELTS एग्ज़ाम की फ़ीस है वो अगर इंडियन रुपीज़ में अगर मैं बात करूँ तो 14,000 रुपीज़ है, और कैनेडियन डॉलर्स में $309 हैं। जो ये टेस्ट है वो थोड़े थोड़े टाइम में होता रहता है, और 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक ब्रिटिश काउंसिल है और एक IDP है। ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस टेस्ट कराती हैं, और जनरल होता है टेस्ट और एकेडमिक होता है। अगर आपने PR के लिए आना है तो आपको जनरल टेस्ट देना पड़ता है, और अगर आपने स्टूडेंट बेस पे यहाँ पे आना है तो वो एकेडमिक टेस्ट होता है। थोड़ा ही डिफरेंस होता है इन दोनों में, राइटिंग में थोड़ा डिफरेंस होता है, और बाकी जो इसकी फ़ीस है वो सेम रहती है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो जो आपके पास डिग्रीज़ या डिप्लोमाज आप अपनी कंट्री में आपने लिया है उनकी इवैल्यूएशन करानी ज़रूरी होती है। तो वो एजुकेशन क्रेडेंशियल इवैल्यूएशन कराना पड़ता है, जिसे ECA कहते हैं, और वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जो सबसे कॉमन है वो वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज है, वेस्ट, उसके थ्रू करवाई जाती है, और वो टोरंटो बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशंस है। बाकी भी काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं उनके नाम यहाँ पर डाल दूंगा, आप किसी से भी करा सकते हैं। लेकिन टाइमलाइंस डिफ़र करती हैं और कई बार रिजल्ट्स भी डिफ़र करते हैं, जो मैंने काफ़ी लोगों से सुना है। वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज ने ऐसे कर दिया है कि अगर आप इंडिया में IITs या IIM से आपने मास्टर्स कर रखी है तभी वो मास्टर्स देते हैं आपको, नहीं तो यूजुअली वो 2 डिग्रीज़ दे देते हैं। वेस्ट की जो फ़ीस है वो $220 कैनेडियन डॉलर्स है, और उसके ये काफ़ी इजी प्रोसेस है। उसमें आपने ऑनलाइन आप जाते हैं, उसमें आपने एक प्रोफाइल बनानी होती है, फिर उसमें आप अपनी इन्फॉर्मेशन डालते हैं कि आपने यहाँ से पढ़ाई करी और इससे इस साल तक पढ़ाई करी। तो वंस दैट्स डन तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी या फिर अपने कॉलेज के पास जाना पड़ता है, और आपको एक वो स्टैम्प्ड अपनी ट्रांसक्रिप्ट और डिप्लोमा और डिग्री की कॉपी स्टैम्प करके देते हैं।
तो वो सील्ड होता है एनवेलप में प्रॉपरली, और वेस्ट के हिसाब से वो आपको कॉलेज या आपकी यूनिवर्सिटी को ही भेजना होता है वेस्ट को, तो वो बहुत ज़रूरी है। एक मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा कि अगर आपकी इवेल्युएशन क्या आ रही है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी मास्टर्स आ रही है या फिर डुअल डिग्री आ रही है, पीएचडी आ रही है, तो आपको कितने पॉइंट्स मिल सकते हैं वो आप उस लिंक पे चेक कर सकते हैं। आप जब अपनी फाइल लगा देते हैं और आपके पास आपका इनविटेशन टू अप्लाई आ जाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होता है मेडिकल। तो आप मेडिकल कराने जाते हैं, आपको मेडिकल कराना पड़ता है अपना और साथ में अपने स्पाउस और बच्चों का भी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो आपके साथ आ रहे हैं कि नहीं, वो सबका मेडिकल कराना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं नियर बाय अपने कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो एफिलिएटेड हैं इसके लिए, तो आप उनसे मेडिकल करवा लेते हैं, तो कुछ टाइम बाद उसका रिजल्ट आता है। और एक इसमें ये फैक्टर होता है कि मेडिकल फॉर एग्जांपल आपका आज हुआ है, तो विद इन एन ईयर उससे मेडिकल के 1 साल तक ही आपको जो COPR है वो वैलिड होता है। एक बार आपके पास इनविटेशन टू अप्लाई आ जाता है, तो उसके बाद आपको PCC भी कराना पड़ता है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। आपके नियर बाय कोई भी रीजनल पासपोर्ट ऑफिस है, वहाँ पे आप जा सकते हैं और उसके लिए आप अप्लाई करें, तो वो पूरा चेक करते हैं कि किसी तरह का आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, स्पाउस हैं या आपके बच्चे हैं वो आपको कंपनी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको उनके लिए भी कराना पड़ता है। तो आप एक बार पासपोर्ट ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे उसकी एप्लीकेशन देते हैं, तो कुछ जगहों पे वो साथ साथ ही आपको PCC दे देते हैं, लेकिन देयर आर प्लेसेस जहाँ से मैं गुड़गांव से आता हूँ, तो मुझे कुछ दिनों बाद उनका कॉल आया था, तो वहाँ पे मुझे कुछ दिनों बाद जाके मैंने उनसे कलेक्ट किया था PCC। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है आपका एक्सपीरियंस, कि आपने जितना एक्सपीरियंस शो करा है अपनी फाइल में वो आपको है कि नहीं, तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस लेटर लगता है, आप अपने कंपनी से एक्सपीरियंस लेटर बनवा सकते हैं, और एक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी लेटर होता है। तो आप जिस भी नोक कोड में आपने अप्लाई करा है, उस नोक कोड के हिसाब से जो भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो मैचिंग होनी चाहिए कहीं ना कहीं, वरना अगर अलग हो जाएगी तो वो एक प्रॉब्लम हो जाता है। उसके बाद अगर आपको नॉमिनेशन मिली है किसी भी प्रोविंस से कनाडा में, तो उसका सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है, या फिर अगर आपके पास जॉब है तो आपको आपका एम्प्लॉयर लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट LMIA जिसे बोलते हैं वो प्रोवाइड करता है, और वो ऑफ़र लेटर भी आपके पास होना चाहिए, वो आप अपने डॉक्यूमेंट्स में सबमिट कर सकते हैं। और फाइनली जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है फ़ंड्स। जब आप अपना फाइल सबमिट करते हैं तो उसके बाद आपको फ़ंड शो करने पड़ते हैं कि आपके अकाउंट्स में फ़ंड्स हैं कि नहीं। उसका मेजर रीज़न ये होता है कि कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो बस ये जानना चाहती है कि अगर आप कनाडा आ जाते हैं और कुछ टाइम तक आपके पास जॉब नहीं है, तो आपके पास फ़ंड्स हैं ताकि आप रह सकें यहाँ पे और आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो जो फंड्स चाहिए होते हैं वो बेस्ड होते हैं लाइको के लो इनकम कट ऑफ पे। तो ये एक टेबल होता है, मैं यहाँ पे टेबल डाल दूंगा, तो ये थोड़ा चेंज हुआ है, इसके फंड्स बढ़ गए हैं। अगर आप सिंगल आ रहे हैं, जैसे मैं सिंगल आया था, तो अब आपको फंड्स आपको शो करने पड़ेंगे $12,960। वैसे ही अगर आपके स्पाउस के साथ आ रहे हैं या बच्चों के साथ आ रहे हैं तो वो अकॉर्डिंगली बढ़ते जाएंगे। आप टेबल के हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कितने फ़ंड शो करने पड़ेंगे, और वो बहुत ज़रूरी होता है। वो कुछ टाइम तक आपके अकाउंट में फ़ंड्स होना ज़रूरी है। और इसका एक ऑल्टरनेटिव ये हो जाता है कि आप गिफ्ट डीड भी बनवा सकते हैं। जैसे अगर आपके पास फंड्स नहीं हैं तो आप अपने पेरेंट्स से एक गिफ्ट डीड बनवा सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें तो एक नोटराइज्ड गिफ्ट डीड बन जाती है, जिसका मतलब ये होता है कि पेरेंट्स वो फंड्स जो है वो अपने बच्चे को गिफ्ट कर रहे हैं और उसके ऊपर फंड्स के ऊपर पेरेंट्स का कोई हक नहीं है, तो वो भी एक्सेप्टेबल होती है, वो भी आप बनवा के इसमें शो कर सकते हैं। तो अभी हम चेक करते हैं कि CRS स्कोर कैलकुलेट कैसे करते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स जो मैंने आपको बताए कि आपकी एज हो गया, आपकी एजुकेशन हो गया, तो इसका एक लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। लेकिन वो चेक कैसे करना है, क्या क्या अगर आप डालें तो क्या क्या किस तरह के उसके रिजल्ट्स आ सकते हैं, वो एक बार कंप्यूटर पे चेक करते हैं। तो चलते हैं मेरे कंप्यूटर की तरफ। एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ये कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम टूल, जिसमें आप सब कुछ प्रोसेस करने से पहले आप एक बार अपने पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि टेंटेटिव आपके कितने पॉइंट्स बन रहे हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं कि आपके स्किल का लेवल क्या है, या फिर आपने एजुकेशन कितनी करी है, आपकी लैंग्वेज एबिलिटी कैसी है, वर्क एक्सपीरियंस और कुछ जो फैक्टर्स और हैं वो, तो उसके बेस पे आपकी एक प्रोफाइल क्रिएट की जाती है और आपको पॉइंट्स मिलते हैं। तो जब आप अपनी फ़ाइल लगाते हैं तो उस पॉइंट्स के बेस पे एक नंबर ऑफ़ फाइल्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपका नंबर आ जाता है। और अगर आपका जो ड्रॉ निकला है उसमें आपके पॉइंट्स उतने हैं या उससे ज़्यादा हैं तो आपके पास इनविटेशन टू अप्लाई आ जाता है। उसके बाद इसमें
टूल आप तभी यूज़ करें अगर आप एलिजिबल हैं फॉर एटलीस्ट वन एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम। जो पिछले टूल में हमने देखा था कि आपकी एलिजिबिलिटी पता लग जाएगी और फिर उसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला जो है वो है कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, अगर आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, जो भी आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी एज कितनी है एट द टाइम यू आर अप्लाइंग, तो आपकी एज के हिसाब से। उसके बाद व्हाट इज़ योर लेवल ऑफ एजुकेशन, एंटर द हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन फॉर विच यू हैव। तो इसमें या तो अगर आपके पास कैनेडियन डिग्री है तो आप वो डाल सकते हैं, नहीं तो अगर आपने ECA कराया है, एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट कराया है किसी भी एजेंसी से, तो आप वो डाल सकते हैं। अगर नहीं भी आपने कराया तो आप टेंटेटिव डाल सकते हैं। सो यूजुअली अगर आपके पास PhD है अपनी होम कंट्री में तो चांसेस होते हैं कि आपको PhD ही मिल जाए, और IIT या IIMs या कुछ काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट से आपने मास्टर्स किया तो आपको मास्टर्स मिलती है, और नहीं तो अगर आपकी मास्टर्स भी है तो 2 और मोर सर्टिफिकेट्स या डिग्रीज़ वाला आपको आ जाता है, तो अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सो हैव यू अर्नड कैनेडियन डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, वरना मैं नो डाल रहा हूँ जो ज़्यादातर केस होगा। और ऑफिशियल लैंग्वेज, जो कैनेडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज, आपने कौन सा टेस्ट दिया है, अगर आपका टेस्ट इज़ इट लेस देन 2 years, सो येस, क्योंकि 2 साल ही वैलिडिटी होती है अगर IELTS भी आप देते हैं तो। और कौन सा टेस्ट आपने दिया है, आप सेल्फ पे दे सकते हैं या फिर TCF, TEF कनाडा या IELTS। सो हम IELTS सिलेक्ट करेंगे, और मिनिमम स्कोर जो 777-8 है हम वो सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका अच्छा स्कोर है सो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और बेस्ट तरीका यही होता है, अगर आपका कुछ स्कोर कम पड़ रहा है कुछ पॉइंट से, तो बेस्ट तरीका है कि आप अपने IELTS का स्कोर बढ़ा लें, उससे आपके पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। और कोई अगर आपने दिया है टेस्ट तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना मना कर सकते हैं। इन द लास्ट 10 years हाउ मैनी years ऑफ स्किल्ड वर्क एक्स इन कैनेडा डू यू हैव, अगर आपके पास है तो आप डाल दें कैनेडियन, नहीं है तो नन कर दें। और कौन सी जॉब में आ जाता है, कौन सी नॉक कोड है, जैसे मैनेजरियल लेवल है अगर 0 है तो, अगर प्रोफेशनल जॉब्स A या टेक्निकल जॉब्स वो B में आ जाता है। उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि इन द लास्ट 10 years आपके पास फॉरेन एक्सपीरियंस कितना है, तो 1 year का कम होता है पॉइंट्स, 2 के उससे थोड़े ज़्यादा, और 3 and more के इक्वल ही होते हैं, तो वो बेस्ट केस सिनेरियो रहता है। और डू यू हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ कैनेडियन प्रोविंस, टेरिटरी और फेडरल बॉडी, तो अभी तो शायद नहीं होगा, फाइल पुट इन नो। डू यू हैव अ वैलिड जॉब ऑफर सपोर्टिंग योर लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, अगर LMIA आप शो कर रहे हैं और जॉब ऑफर है तो येस डाल दें, वरना नो डाल दें आप इसमें। डू यू हैव अ नॉमिनेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रोविंस और टेरिटरी, अगर है तो येस डाल सकते हैं, वरना नो डालें। नॉर्मली ये नो ही रहेगा अगर आपके पास नहीं है तो। डू यू और योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर हैव एटलीस्ट 1 ब्रदर और सिस्टर, अगर आपके यहाँ पे सिबलिंग्स हैं तो वो भी बेनिफिशियल हो जाते हैं, आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो करेंटली आई पुट इन नो एंड देन कैलकुलेट योर स्कोर। तो बेस्ड ऑन माय प्रोफाइल जो मैंने एक डाल दिया, तो हमें एज के 110 मिले हैं, और लेवल ऑफ एजुकेशन 135, कनाडा में पढ़ाई नहीं करी है तो वो कुछ नहीं मिला है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के 124 मिले हैं, तो ये 369 हो गया। ह्यूमन कैपिटल फैक्टर्स के हिसाब से स्पाउस मैंने डाला नहीं था बिकॉज आई एम सिंगल, तो उसके पॉइंट्स नहीं मिले हैं। उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज का 50 पॉइंट्स मिले हैं, और ऑफिशियल लैंग्वेज का यहाँ पे प्रोफिशेंसी वो 50 मिला है, तो 100 हो गया। सो इन टोटल अगर सब कुछ हम ह्यूमन कैपिटल, स्पाउस फैक्टर्स और स्किल ट्रांसफरेबिलिटी का करें तो 469 मेरे पॉइंट्स यहाँ पे बन रहे हैं। सो एक टेंटेटिव ही आपको मिल जाता है। अगर यहीं पे देखो, अगर आपने फ्रेंच का एग्ज़ाम दिया होता तो आपको एग्ज़ाम ज़्यादा मिल सकते थे, या फिर कोई सिबलिंग होता तो पॉइंट मिल जाते, स्टडी करी होती कनाडा में तो मिल जाते, जॉब ऑफर का मिल जाते, या फिर प्रोविंस का नॉमिनेशन होता तो ज़्यादा पॉइंट मिल जाते। सो अभी अगर मेरे पास 469 है और कोई ड्रॉ निकलता है जिसमें 469 या फिर उससे नीचे का ड्रॉ निकलता है, तो मेरे पास इनविटेशन टू अप्लाई आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स के आपको मैक्सिमम कितने पॉइंट्स मिल सकते हैं।
तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर किसी को भी कनाडा आना है और इस कैटेगरी के अंडर फॉल करता है तो ये सबसे लीस्ट एक्सपेंसिव कैटेगरी है, तो इसके लिए ज़रूर ट्राई करें। कई लोग स्टूडेंट वीज़ा पे भी आना चाहते हैं, लेकिन मेरा एडवाइस ये है कि आपके पास अगर एक्सपीरियंस है, अगर 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस है, मास्टर्स डिग्री है, तो 3 साल का एक्सपीरियंस पूरा करके इस कैटेगरी में अप्लाई करें, क्योंकि आपका काफ़ी फंड्स जो है बच जाएंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। बाय बाय।